हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, या बिजनेस में भी अनसिक्योर लोन भी होता है और सिक्योर लोन भी होता है। अगर आपका बिजनेस लोन अनसिक्योर है वो, स्टडी लोन अनसिक्योर है वो, या और भी जिस तरह के ऐप चले हुए ऑनलाइन, उन्होंने भी लोगों को अनसिक्योर लोन दे रखा है, वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरे देखने में आया यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे ज्ञान पेला जा रहा है फ्री का, और लोग उसको सच्ची समझ रहे हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। सबसे पहली बात तो यह है, लोग क्या समझते हैं कि भाई मेरा तो अनसिक्योर लोन है, और जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो आपका बैंक या एनबीएफसी कंपनी कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिबिल खराब कर सकते हैं। यह बात तो सही है कि वो सिबिल तो खराब करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपका वो कर क्या सकते हैं। अब सिबिल खराब कर दिया, वो ये बताते हैं कि सिबिल, आम आदमी क्या सोचता है, चल यार पैसे तो ही नहीं देने को। वैसे तो वो कॉम्प्रोमाइज के, सेटलमेंट के ऑप्शन में भी आते हैं ये पर्सनल लोन वाले, अनसिक्योर लोन वाले, लेकिन आदमी ये सोचता है वो वीडियो देख के कि यार मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे को क्या जरूरत है इनके पैसे देने की, मेरा सिबिल खराब कर देंगे, हो जाने दे यार, सिबिल तो मेरा वैसे भी खराब हो गया। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि अनसिक्योर लोन अगर आपने लिया है किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी से, या सोशल मीडिया पे जो ऐप चली हुई है वहां से ले लिया, अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमी कहते हैं जी हमने तो चेक दिए ही नहीं। ये बात सही है कि आपने चेक नहीं दिया, पर ना चेक देने की वजह से ये नहीं है कि आपके ऊपर केस दायर नहीं हो सकता, आपके ऊपर सिविल का मुकदमा चल सकता है, दीवानी का। हमारे देश में दो तरह के मुकदमे हैं, सिविल और क्रिमिनल। अगर आपने चेक दिया है तो आपके ऊपर, अगर आपने किस्त डिफॉल्ट कर दी, ईएमआई नहीं पे कर रहे, तो आपके ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। वो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। लेकिन अगर आपने चेक नहीं दिया तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, लेकिन सिविल केस आपके ऊपर फिर भी रजिस्टर्ड हो सकता है। बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि सर ये क्या हमारी चौकी या थाने में दरखास्त दे सकते हैं, हमारा पर्चा दर्ज करवा सकते हैं अनसिक्योर लोन में। सिक्योर लोन में भी आपका पर्चा दर्ज हो सकता है और अनसिक्योर लोन में भी आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, लेकिन सिर्फ दो कंडीशन पे। मान लो आपका अनसिक्योर लोन है, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया। अब ऐसा तो कोई लोन किसी का है नहीं कि उसने कोई आईडी नहीं दी और उसका लोन हो गया। ऐसा कोई लोन नहीं होता, सारे देश का, सारी दुनिया किसी कोने में चले जाओ, ऐसा कोई लोन नहीं होता कभी भी, किसी का भी। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया तो आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है किसी भी स्थानीय थाने या चौकी में। वो एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा सकता है। उसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसमें माननीय कोर्ट के द्वारा आपको जेल भी हो सकती है, और 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी है, और आजीवन कारावास भी हो सकती है अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स पे दे रहे हैं किसी को। दूसरा, या विलफुल डिफॉल्टर है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं अपने वीडियो में। अगर आपको 2, 4, 5 लाख रुपए किसी के देने हैं, या 80,000 रुपए देने हैं, कितने भी देने हैं, 5-7 लाख भी देने हैं, मान लो अनसिक्योर लोन है, और आप घूम रहे हैं ऑडी Q7 में, टॉप मॉडल में 70-80 लाख रुपए की वो गाड़ी आती है, आप पैसा दे नहीं रहे, और बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पता लग गया, तो वो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि ये आदमी इंटेंशनली, इसकी पहले ही नियत खराब थी कि मैं बैंक के या हमारी एनबीएफसी कंपनी जो भी है इनका पैसा नहीं दूंगा, तो भी आपका ऊपर पर्चा दर्ज हो सकता है, उसमें भी आपको जेल हो सकती है, कारावास हो सकती है। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह के लोन में, सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, डायरेक्ट आपका पर्चा थाने या चौकी में नहीं दर्ज हो सकता। हाँ, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर आपका चेक बाउंस हुआ है, जैसे आजकल ईसीएस चला हुआ है, और बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया,
और आप उसमें पेश ही नहीं हो रहे हैं, जमानत ही नहीं करवा रहे हैं, तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकता है माननीय कोर्ट के द्वारा। फिर आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, फिर आपको पुलिस उठाएगी, स्थानीय पुलिस, और आपको पेश करेगी, और आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी हो सकती है। इसमें 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, और हो सकता है माननीय जज साहब आपकी जमानत भी ले ले। तो आपको कानून को समझना चाहिए, ऐसी गलफत की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हाँ, दूसरा बात, अगर अनसिक्योर लोन है तो आपके ऊपर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, आप विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद भी आप उनका पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। इसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। ये 2 श्रेणी में आप नहीं है तो आपका कोई पर्चा किसी तरीके से दर्ज नहीं हो सकता अगर आपका अनसिक्योर लोन है। हाँ, आपके ऊपर केस जरूर कर सकती है कंपनी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी सिविल का। अब सवाल यह आता है कि सिविल के केस में सिविल तो आपका वो खराब करेंगे ही करेंगे, वो तो 100% डैम श्योर है। अब जब वो सिविल का केस आपके ऊपर दीवानी का मुकदमा दायर कर देंगे तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है, वो आपके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया, आप एक कोई छोटा सा वकील कर लो। सारे देश में ऐसे वकील भी हैं जो चाय भी अपने घर से पी के जाते हैं, कोर्ट में आते हैं और फिर वहां से चाय पी के फिर अपने घर जाते हैं। आपको 2-2.5-3 हजार रुपए में ऐसा वकील आराम से मिल जाएगा, आप उसको कर लो और वो अपना केस लड़ो। उसमें आपको हर तारीख पे पेश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दीवानी का केस है, सिविल का केस है, वो यही दायर कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन में भी केस दायर कर सकती है तो वो सेटलमेंट के ऑप्शन पे क्यों आती हैं? क्योंकि उनको पता है जो आम आदमी होता है 138 चेक वाले बाउंस वाले केस में तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको ये होता है कि मुझे जेल की सजा हो सकती है, और जेल से आम और खास आदमी डरता है। लेकिन इसमें उसको पता है यार ये तो दीवानी का मुकदमा है, इसमें तो जेल का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो डरता नहीं। उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी को भी पता है कि दबाव तो आएगा नहीं, इससे कम या ज्यादा पैसे जितने ये दे रहा है इससे लेके अपना सर्कल आगे चला लो, इसका सिविल खराब कर दो। अब जो सिविल का कोर्ट में आपके ऊपर केस चलेगा उसमें भी आपको आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। आप ये ना सोचे कि सिविल का केस है तो उसमें कुछ नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अब मतलब आपके पास कोई आपके नाम मकान, दुकान, जमीन जायदाद है, वो आपकी अटैच हो सकती है। कोर्ट के आदेश के द्वारा उसकी कुर्की हो सकती है, मतलब उसकी एक्शन हो सकती है, और उस बैंक के एनबीएफसी कंपनी का पैसा वापसी हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि आपके भाई की, मां की, बाप की, या आपकी वाइफ की, पत्नी की या बच्चों की भी प्रॉपर्टी कुड़क हो सकती है क्या? उसकी भी एक्शन हो सकती है? उसका जवाब एक होगा, वैसे तो उसकी एक्शन नहीं हो सकती, लेकिन हां हो भी सकती है। किस कारण से? अगर आपने अपने लोन की किस्त डिफॉल्ट करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया हो तो वो पता लग जाएगा कि इस आदमी ने इंटेंशनली इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। वो भी कोर्ट के द्वारा आदेश से उसको भी कंसीडर किया जा सकता है, आपकी वाइफ की, आपकी मां की, बाप की प्रॉपर्टी को उसके साथ अटैच किया जा सकता है, और इवन यहां तक आपका अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। आप ये ना सोचो यार मैंने आईसीआई से लिया था, या मैंने तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था, इससे लिया था, मेरा तो दूसरे बैंक में अकाउंट है, इनको क्या पता लगेगा। आजकल जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है हर बैंक में आपसे लेते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे ही आपका पैन कार्ड डालेंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी, देश के किस कोने में आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। मान्य कोर्ट के आदेश के द्वारा वो आपका वो अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो इन चीजों को सारों को ध्यान रखते हुए आपको अपने केस को लड़ना है, और ध्यान रखना है ये नहीं सोचना कि अनसिक्योर लोन है तो इसमें मेरा क्या बिगाड़ेंगे। 2 तरह के केस मैंने आपको बता दिया। अब आप जो सिविल का केस होता है उसमें कभी भी समझौता करना अलाउड होता है, आप पैनिक ना होए। ये हो सकता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कब ऑप्शन आएगा? 4-5 साल के बाद। इतना टाइम इन बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के पास नहीं होता है। ये बीच में ही फिर दोबारा से बहुत कम पैसे लेके भी आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये पूरे राइट्स हैं। कोई भी हमारे देश में सिविल का, दीवानी का मुकदमा, आप उसमें कभी भी चलते चलते उसके अंदर आप समझौता कर सकते हैं, अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, किसी भी को भी कोई इतराज नहीं है।
हाँ, आपके देखने में ही आया होगा, लोग क्रिमिनल केस में भी समझौता करते हैं। कुछ क्रिमिनल केस ऐसे हैं जो समझौता योग्य है, पर मेरे देखने में ही आया, आपने भी देखा होगा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादा कत्ल में भी आपने देखा होगा, उम्मूनन 302 में भी कत्ल में भी आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग समझौता करते हैं, लेकिन वो समझौता अलाउड नहीं है। अब सवाल यह होता कैसे है, बहुत सी मुस्लिम कंट्री ऐसी है, वहां पे ब्लड मनी बोलते हैं कि भाई इसने आपके फलाने रिलेशन का, रिश्तेदार का, यार प्यारे का कत्ल कर दिया, आप इतना पैसा ले लो और आपका ब्लड की वजह आपको मनी मिल गई। लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। उन केसों में क्या होता है, वो अपनी गवाही बदल देते हैं। वो माननीय कोर्ट में जाके ये नहीं कहते कि मैंने इससे पैसे ले लिए, पहले तो मैं कह रहा था इसने मेरे को बंदूक लाठी गोली से, चक्कू से मारा था, अब मैं कह रहा हूं जी मेरा तो समझौता गया, ऐसे अलाउड नहीं है। वो माननीय कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि भाई मेरे को गोली या चक्कू गुंडासी तो लगी थी, पर मेरे को ये पक्का ध्यान नहीं है कि इसने मारी थी या किसी और आदमी ने मारी थी। तो वो क्या होता है, हमारे देश का कानून क्या कहता है, चाहे 10 गुनेगार बच जाओ, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें डाउट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए उसको शक के बिना पे उसको सजा नहीं दी जाती, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में बाहर आके लोग ये कहते हैं कि हमने तो इसको इतने पैसे दे के समझौता कर लिया, वो पैसे दे या सामाजिक दबाव से या किसी भी तरह से, लेकिन कोर्ट में जाके सिर्फ और सिर्फ वो बयान बदल के अपना वो कर सकते हैं, करते हैं, देखने में आया है मेरे, लेकिन वो लीगल नहीं है, इनलीगल तरीका है। इस तरह से आप अपने अनसिक्योर लोन के बारे में सारी जानकारी रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।